इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम टू एवरी लिसनर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का चैप्टर 4 और उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, यानी वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं और एक स्पेसिफ़िक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, एक स्पेसिफ़िक फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ताकि सेल की एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। ठीक हो गया। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है क्या, ये देखें। यहाँ पर न्यूक्लियस की एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। ये जो थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारा क्रोमाटिन मटेरियल है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही बाद में जो है ना वो जाके कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। स्ट्रक्चर आपने देख ली, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है और उसको रेगुलेट करवा रही होती है। तो मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियस क्या है, अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles are present inside the cell that controls and regulates the activities of the cell। ठीक हो गया। उसके बाद इसके आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। अब लोकेशन इसके अंदर एनिमल प्लांट के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, और सॉरी एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल की बात करें तो ये इसके सेंटर में होता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये एक पुश असाइड यानी एक साइड पर होता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर वैक्यूल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, मैच्योर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे पुश किया हुआ होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इन मैच्योर प्लांट सेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज़ पुश्ड टू साइड। ठीक है, ये एक साइड पर होता है, किस वजह से, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आगे मैंने आपसे डिस्कस कर ली। उसके बाद इसके आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब इसके अंदर हमें दिखाई क्या क्या चीज़ें, न्यूक्लियस कंटेन्स क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी। सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप होगी। न्यूक्लियर इन्वेलप मैंने आपको ये बता दी कि ये वो वाली मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड कर रही होती है। ये ठीक है, न्यूक्लियस को सराउंड कर रही होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस कंटेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ज़ाहरी सी बात है कि अगर ये मैं सेल यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये न्यूक्लियस उसके अंदर सेंटर, और यहाँ पर ये तो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक हो गया, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, यानी ये न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये इसका अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये इसको सेपरेट करवा रही है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से सेपरेट करवा रही है। कौन, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप contains many small pores that enables it to act as a semi-permeable membrane। न्यूक्लियर इन्वेलप्स यानी न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे जो कि उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। कुछ चीज़ों को यानी कि ज़रूरत की चीज़ों को अंदर आने दिया, बाकी को बाहर की तरफ रोक के रखा। ठीक हो गया।
उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि ये देखें ये फ्लूइड है, ये पिंकिश कलर का सारा जो है ये फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन मटेरियल, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इनसाइड न्यूक्लियर इन्वॉल्व अ लार्ज ग्रैन्युलर फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ग्रैन्युलर फ्लूइड है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स वन और टू न्यूक्लियोलाई, ठीक है। और अगर हम ये दो होते हैं, दो होंगे, अगर दो होंगे तो फिर हम इसको न्यूक्लियोलाई पढ़ेंगे, और अगर एक है तो फिर न्यूक्लियोलस, ठीक है। दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई और एक होगा तो न्यूक्लियोलस। एंड क्रोमाटिन मटेरियल, ये जैसे मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, न्यूक्लियोलाई और क्रोमाटिन मटेरियल। जैसे ये देखें, ये क्रोमाटिन है और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या होते हैं, इज़ अ डार्क स्पॉट and it is a site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes। यानी जो राइबोसोम्स के आरएनए होते हैं, ठीक है, जो आरएनए राइबोसोम्स के होते हैं वो बेसिकली कहाँ पर असेंबल हो रहते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियोलाई के अंदर, ठीक हो गया। और ये एक डार्क स्पॉट होता है जो कि विजिबल होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो वहाँ उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये विजिबल हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल होगा। अब क्रोमाटिन मटेरियल क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिया है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं, ये सारा क्रोमाटिन मटेरियल पड़ा हुआ है। अब क्रोमाटिन मटेरियल बेसिकली ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमाटिन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, जब सेल डिवीजन हो रही थी ये कंडेंस हो जाता है और ये कंडेंस होकर कुछ इस तरह की शेप बना लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कंडेंस होने के बाद ये थ्रेड जो हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं और इस शेप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस्ड एंड विजिबल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ठीक हो गया। उसके बाद अब इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एक बात मैं भूल गया कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। और इसकी कंपोजिशन क्या है, जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो बेसिकली डीएनए से बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ताकि लाइफ को कैरी रख सकें या उसकी एक्टिविटीज़ को कैरी रख सकें सेल की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या है, ये टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रही होती हैं और या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साथ ये अटैच होती हैं। और अगर ये उसके साथ अटैच है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, ठीक है। टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और या फिर आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं। तो केमिकली ये इक्वल अमाउंट किस चीज़ के, प्रोटीन और आरएनए की, जो राइबोसोमल आरएनए जो कि बन कहाँ पे रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर। मैंने आपको याद करवाया था ना, वो लास्ट टाइम बताया था ना कि न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है वो कहाँ पर बन रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलस के अंदर। अब न्यूक्लियोलस के अंदर से वो कहाँ पर आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ईच राइबोसोम्स
ईच राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स। ठीक हो गया, यानी राइबोसोमल आरएनए, यानी प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। ये उसकी कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है उसकी। ये दो सब यूनिट्स, एक लार्जर सब यूनिट होता है जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये स्मॉलर सब, और ये दरमियान में मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है। मैसेंजर आरएनए बेसिकली ये प्रोटीन बना रहा होता है। ये जेनेटिक कोड, इसके ऊपर जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कोड होते हैं। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तो वहाँ पर ये राइबोसोम इसके साथ अटैच होकर तो उसके कोड को उसके कोड को ट्रांसलेट करता है, और फिर क्या करता है उसके अगेंस्ट ये, जैसे ये प्रोटीन्स बन रही हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन, यानी ये इस तरह इसको कॉपी करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स के सब यूनिट पड़े हुए हैं उनको आपस में जोड़ता जाएगा, यहाँ से कोड रीड करता जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो रहा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राइबोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, द लार्जर सब यूनिट्स एंड द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू द सेल एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल्स। यानी प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल के लिए। तो लिहाजा जिस सेल ने ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करनी होती है उसके अंदर उतने ही ज़्यादा राइबोसोम्स की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया, थ्रू आउट द सेल्स। अब व्हेन अ राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, जब हमें प्रोटीन नहीं बन रही होती तो राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स के अंदर। ठीक हो गया, डिसअसेंबल्ड व्हेन टू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन। ठीक हो गया। उसके बाद इसके आ जाते हैं नोट के तौर पर, याद रखिएगा यहाँ पर बात कि जो यूकैरियोटिक एक राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हमें मिलेंगे। ठीक है, यानी जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स, यानी जिसके अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो लिहाजा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर राइबोसोम नहीं है, तो लिहाजा ये कहाँ पर पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस, यानी जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप इस नंबर पर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपको इसकी PDF फॉर्म चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और उम्मीद है कि कोई अगर मज़ीद क्वेश्चन करने हैं तो इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।